आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र के इस दृष्टि मैगजीन को शुरू करते हैं, जो अभी हाल ही में मार्केट में पब्लिश्ड हुई है। ये घटना चक्र की मैगजीन है दोस्तों। इसमें आपको जनवरी 2024 से लेकर 30 जून 2024 तक यानी पूरे 6 महीने के प्रश्न इसमें कवर किए गए हैं, जो आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस मैगजीन में दोस्तों करंट अफेयर्स के 60 प्रश्नों को कवर किया गया है, यानी इसमें जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें कवर किए गए हैं। आप देख पा रहे होंगे इसमें करंट अफेयर्स के सभी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं, जो आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस मैगजीन की विशेषता की बात करें दोस्तों, इसमें जितने भी टॉपिक दिए गए हैं इन सभी टॉपिक के लास्ट में MCQ फॉर्म में प्रश्न कवर किए गए हैं, ठीक है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसके विषय सूची की बात करें तो इसमें आप पाएंगे कि इसमें T20 विश्व कप, लोकसभा आम चुनाव व मंत्रिमंडल, भारत रत्न 2024 पुरस्कार सम्मान, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख अद्यतन, ये जितने भी टॉपिक आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये सभी टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं, ठीक है। और ये सभी टॉपिक के लास्ट में MCQ फॉर्म में प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। और हम लोग दोस्तों इस मैगजीन के केवल MCQ वाले प्रश्नों को ही देखेंगे। याद रखिए, इस मैगजीन के केवल MCQs वाले प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, जिसमें लगभग 300 प्लस प्रश्न कवर किए गए हैं, ठीक है। 300 से ज़्यादा प्रश्न इस मैगजीन में दिए गए हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। याद रखिए दोस्तों, विश्वास करिए इसमें कि प्रश्नों का डिज़ाइन इस मैगजीन में इस तरीके से किया गया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप चाहे PCS, UP SSC, SSC या फिर UP कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, इन सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही अच्छी मैगजीन है ये, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके एक एक टॉपिक को डिटेल से कवर करते हैं। और सबसे पहले इसमें इसके पहले टॉपिक को देखेंगे। और आपको ये भी बताते चलो दोस्तों कि इस मैगजीन का ये वीडियो मास्टर वीडियो होगा, ये लंबा वीडियो है, लेकिन इसमें आपको सभी टॉपिक शुरू से लेकर अंत तक सभी टॉपिकों को इसमें कवर किया गया है, ठीक है। आप एक ही वीडियो में इस पूरे मैगजीन के प्रश्नों को देख पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए इसके टॉपिक को शुरू करते हैं और एक एक प्रश्नों को डिटेल से कवर करते हैं। आइए सीधे प्रश्नों पे चलते हैं। चलिए इस मैगजीन के पहले टॉपिक यानी महत्वपूर्ण पुरस्कारों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाल कृष्ण आडवाणी को वर्ष 2023 का भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये कथन गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी को वर्ष 2023 का नहीं, इन्हें वर्ष 2024 का भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। लाल कृष्ण आडवाणी के नाम सबसे लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहने का रिकॉर्ड है। तो यह कथन बिल्कुल सही है। लाल कृष्ण आडवाणी जून 2002 से मई 2004 तक भारत के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो ये भी कथन सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कथन 2 व 3 सही है। नेक्स्ट देखते हैं। डॉक्टर MS स्वामीनाथन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इन्हें भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो यह बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन है, इन्हें वर्ष 2018 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो यह कथन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? तो ध्यान रखिए दोस्तों, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार 1987 यानी 1987 में प्रदान किया गया था। वहीं 2018 की बात करें दोस्तों, तो इन्हें 2018 में प्रथम विश्व कृषि पुरस्कार प्रदान किया गया था। क्या? तो प्रथम विश्व कृषि पुरस्कार प्रदान किया गया था। कब? तो 2018 में, ठीक है। तो इसमें प्रश्न में पूछा जा रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल कथन 1 सत्य है। याद रखिएगा दोस्तों, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को वर्ष 2018 में प्रथम विश्व कृषि पुरस्कार और 1987 में इन्हें प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये प्रश्न कई बार स्टैटिक जीके में प्रश्न पूछा हुआ है, इसलिए इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, PV नरसिम्हा राव को। यह नरसिम्हा होगा। ध्यान रखिएगा, PV नरसिम्हा राव को भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है। PV नरसिम्हा राव की बात करें दोस्तों, तो इनका कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल 1991 से लेकर 1996 तक रहा है। PV नरसिम्हा राव को भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक के रूप में भी जाना जाता है। इसे भी आप याद रखिए।
ठीक है। तो कई बार एग्जामों में पूछा गया है भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो याद रखिए पीवी नरसिम्हा राव को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्पूरी ठाकुर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले 49वें व्यक्ति हैं, तो ये बिल्कुल सही है। कर्पूरी ठाकुर 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो ये कथन गलत हो जाएगा। क्यों गलत है, तो ध्यान रखिए कर्पूरी ठाकुर बिहार के 3 बार नहीं अपितु ये 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल कथन 1 सत्य है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 2024 में कुल कितने पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा 132। ध्यान रखिएगा दोस्तों, वर्ष 2024 में कुल 132 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट है वर्ष 2024 में पद्म पुरस्कार विजेताओं की सूची में कुल कितनी महिलाएं शामिल हैं, तो इसमें कुल 30 महिलाएं शामिल हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। वर्ष 2024 के पद्म पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है वर्ष 2024 में कुल 130 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, तो ये कथन गलत है। क्यों गलत है, तो ध्यान रखिए दोस्तों, वर्ष 2024 में 130 नहीं कुल 132 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, इसलिए यह कथन गलत है। वर्ष 2024 में 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। वर्ष 2024 में 17 व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, तो ये भी कथन सही है। वर्ष 2024 में कुल 110 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, तो ये भी कथन सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कथन 2, 3 व 4 सत्य हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा दोस्तों, पद्म विभूषण की बात करें तो 5 व्यक्तियों को, और पद्म भूषण की बात करें तो 17 व्यक्तियों, और पद्मश्री कुल 110 व्यक्तियों को प्रदान किए गए हैं। टोटल 132 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2024 में पद्म भूषण से सम्मानित व्यक्तियों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। यहाँ पद्म विभूषण में कौन शामिल नहीं है उस व्यक्ति को बताना है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा एम फातिमा बीबी। एम फातिमा बीबी को दोस्तों पद्म भूषण सम्मान प्रदान किया गया है, न कि पद्म विभूषण। ठीक है, वहीं पद्म विभूषण की बात करें वर्ष 2024 में कुल 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है। कौन कौन है उसमें, तो एम वेंकैया नायडू, चिरंजीवी, पद्म सुब्रमण्यम, बिंदेश्वर पाठक और बैजंती माला, इन 5 व्यक्तियों को वर्ष 2024 का पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिंदेश्वर पाठक को वर्ष 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। वे भारत के किस राज्य से संबंधित हैं, तो ये भारत के बिहार राज्य से संबंधित हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। वर्ष 2024 में कोनेडीला चिरंजीवी को किस क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, कला के क्षेत्र में। ध्यान रखिएगा, चिरंजीवी को वर्ष 2024 के लिए कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, एम फातिमा बीबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है वर्ष 2024 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। इनका संबंध केरल राज्य से है, ये भी कथन सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, कथन 1 व 2 दोनों सत्य है। वर्ष 2024 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति तथा उनसे संबंधित राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ जो सही सुमेलित नहीं है उसे बताना है। यहाँ पे पद्म भूषण विजेता और उनसे संबंधित राज्य दिया गया है। आइए देखते हैं। सीताराम जिंदल ये कर्नाटक से संबंधित हैं, बिल्कुल सही है। मिथुन चक्रवर्ती ये पश्चिम बंगाल संबंधित हैं, तो ये भी कथन सही है। राम नाईक ये उत्तर प्रदेश से नहीं, ये महाराष्ट्र से हैं। ठीक है, महाराष्ट्र से हैं, तो ये कथन गलत हो जाएगा। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, वहीं तेजस मधुसूदन पटेल की बात करें तो ये गुजरात राज्य से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति जिन्हें वर्ष 2024 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो वे कौन व्यक्ति हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, यशवंत सिंह कटोच हैं। ठीक है, उत्तराखंड के एकमात्र
यशवंत सिंह कठोच को वर्ष 2024 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, इससे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में ज्योत्सना चिनप्पा तथा रोहन बोपन्ना को खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध क्रमशः किन राज्यों से है? तो इनका संबंध तमिलनाडु व कर्नाटक से है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ज्योत्सना चिनप्पा तमिलनाडु से हैं और रोहन बोपन्ना ये कर्नाटक राज्य से हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सहकारिता रत्न पुरस्कार 2022-23 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सहकारिता रत्न पुरस्कार की बात करें दोस्तों, तो यह पुरस्कार सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार JPS राठौर को प्रदान किया गया है, तो बिल्कुल सही है। यह पुरस्कार इफ़को द्वारा प्रदान किया जाता है, तो ये भी कथन सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, इसकी पहचान कीजिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। कथन 1 व 2 दोनों सत्य है। भारत की किस मशहूर अभिनेत्री को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, शबाना आजमी को। शबाना आजमी को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत के किस व्यक्ति को हसदेव के जंगल को बचाने के लिए आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए गोल्डमैन एनवायरमेंटल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? अशोक शुक्ला को प्रदान किया गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। वर्ष 2024 का ग्लोबल मीडिया अवार्ड्स एक एंकर AI न्यूज एंकर को प्रदान किया गया है, जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम सना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, वर्ष 2024 का ग्लोबल मीडिया अवार्ड AI न्यूज एंकर सना को प्रदान किया गया है। ठीक है, AI न्यूज एंकर का नाम क्या है? तो सना है, इससे ध्यान रखिएगा, जिन्हें वर्ष 2024 का ग्लोबल मीडिया अवार्ड प्रदान किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अमिताभ बच्चन को। ध्यान रखिएगा, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया है या प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 के विजेता मोहम्मद सलेम निम्नलिखित में से किसके फोटो जर्नलिस्ट हैं? तो ये राइटर्स के जर्नलिस्ट हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 के विजेता कौन हैं? तो याद रखिए, मोहम्मद सलेम हैं। मोहम्मद सलेम किसके फोटो जर्नलिस्ट हैं? तो ये राइटर्स के फोटो जर्नलिस्ट हैं। ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। देवी शंकर अवस्थी सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो देवी शंकर अवस्थी सम्मान 2023 निशांत को प्रदान किया गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। 33वां सरस्वती सम्मान 2023 मलयाली लेखक प्रभा वर्मा को उनकी किस काव्य कृति के लिए प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, रौंद सात्विकम के लिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 33वां सरस्वती सम्मान 2023 मलयाली लेखक किसे प्रदान किया गया है? तो प्रभा वर्मा को प्रदान किया गया है। इसे ध्यान रखिएगा। और उनकी किस काव्य कृति के लिए यह पुरस्कार दिया गया है? तो रौंद सात्विकम के लिए। ठीक है, अगला है, हाल ही में किसे PB नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो PB नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार रतन टाटा को प्रदान किया गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। वर्ष 2024 का एबल प्राइज निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को प्रदान किया गया है? तो वर्ष 2024 का एबल प्राइज मिशेल टेला ग्रैंड को प्रदान किया गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे प्रीतिचकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? तो प्रीतिचकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 रिकेन यामामोटो को प्रदान किया गया है। सही जवाब इसका ए हो जाएगा। ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित पहले भारतीय कौन हैं? तो यह सुनील भारती मित्तल हैं। ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित पहले भारतीय सुनील भारती मित्तल हैं। निम्नलिखित में से किसे इरास्मस पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, अमिताभ घोष को। ध्यान रखिएगा, इरास्मस पुरस्कार 2024 अमिताभ घोष को प्रदान किया गया है। मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब विजेता क्रिस्टीना पिस्कोवा का संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध चेक गणराज्य से है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मिस वर्ल्ड 2024 की विजेता कौन है? तो क्रिस्टीना पिस्कोवा हैं, जो किस देश से संबंधित हैं? तो ये चेक गणराज्य की हैं। इसे ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। 32वां व्यास सम्मान 2022
से किसे प्रदान किया गया है? तो 32वां व्यास सम्मान 2022 ये डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को प्रदान किया गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। हाल ही में उर्दू कवि गुलजार तथा जगत गुरु रामभद्राचार्य को किस क्रम का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इन्हें 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्दू कवि गुलजार तथा जगत गुरु रामभद्राचार्य को प्रदान किया गया है, इसे याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग इस मैगजीन के दूसरे टॉपिक यानी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है इसका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नईमा खातून को हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है। तो यह बिल्कुल सही है, वे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर हैं। तो ये भी कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। कथन 1 व 2 दोनों सत्य हैं। यह ध्यान रखिएगा दोस्तों, नईमा खातून ये हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नियुक्त हुए हैं। ठीक है, और ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर बनी हैं, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, नलिन प्रभात को नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित कथनों में सही सुमेलित है। तो यहाँ बताना है इन कथनों में कितने कथन सही सुमेलित हैं। पहला कथन है के स्वामीनाथन नौसेना के नए उप प्रमुख हैं। तो बिल्कुल सही सुमेलित हैं। राहुल सिंह सीबीएसई के नए अध्यक्ष हैं, ये भी सही है। जस्टिस एम खानविलकर भारत के नए लोकपाल हैं, ये भी सही हैं। रविंद्र कुमार एनटीपीसी के नए निदेशक हैं। तो ये भी कथन सही हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। कथन चारों सही हैं। यहाँ कथन 4 सही है का मतलब केवल कथन 4 नहीं होगा। कथन 4 का मतलब कथन 1, 2, 3, 4 यानी 1 से लेकर चारों कथन इसका सही सुमेलित हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी भारतीय नौसेना के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। वे भारतीय नौसेना के 26वें क्रम के प्रमुख बने हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका दोनों कथन सही हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में भारत के ओपन एआई की पहली महिला कर्मचारी किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रभा मिश्रा। ध्यान रखिएगा, भारत के ओपन एआई की पहली महिला कर्मचारी प्रभा मिश्रा को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, जस्टिस अनिरुद्ध बोस को। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का नया अध्यक्ष जस्टिस अनिरुद्ध बोस को नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, कृष्ण एम एला को। कृष्ण एम एला को इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से किसे उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी को नियुक्त किया गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कितने कथन सही सुमेलित हैं। जया श्रीदास फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं, बिल्कुल सही है। नवीन सहगल प्रसार भारती के नए अध्यक्ष हैं, ये भी सही है। देवेंद्र झाझरिया भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष हैं, ये भी सही है। राजकुमार विश्वकर्मा उत्तर प्रदेश के नए राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, राजकुमार विश्वकर्मा ये उत्तर प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त हैं, न कि नए निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है प्रश्न में कि कितने कथन सही सुमेलित हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 कथन सही सुमेलित हैं। ठीक है, इसमें पहला, दूसरा, तीसरा कथन सही है, केवल चौथा कथन इसका गलत है। ठीक है, अगला देखते हैं। हाल ही में किसे राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय आपदा मोचन का नया प्रमुख पीयूष आनंद को नियुक्त किया गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में राहुल नार्वेकर को दल बदल समीक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इसका पहला कथन सही हो जाएगा। राहुल नार्वेकर गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष हैं, तो राहुल नार्वेकर गुजरात विधानसभा के नहीं, ये महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष हैं, इसलिए इसका दूसरा कथन जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा।
हाल ही में किसे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का नया चेयरमैन अनिल लोहानी को नियुक्त किया गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ जो सही नहीं है उसे बताना है। चलिए देखते हैं। नवीन तहल्यानी को टाटा डिजिटल का नया CEO नियुक्त किया गया है, तो बिल्कुल सही है। उपेंद्र त्रिवेदी को भारतीय सेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो ये भी कथन सही है। अपूर्व चंद्रा को नए स्वास्थ्य सचिव बनाया गया है, तो ये भी कथन सही है। जस्टिस अरुण चौधरी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं, तो ये कथन गलत हो जाएगा दोस्तों। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अरुण भंसाली, ठीक है, अरुण भंसाली हो जाएंगे। याद रखिएगा, अरुण भंसाली इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। इसका सही गलत हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की बात करें दोस्तों, तो चरणजोत सिंह नंदा को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो देखिए, चरणजोत सिंह नंदा को इसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, न कि अध्यक्ष। रणजीत कुमार अग्रवाल को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है, न कि उपाध्यक्ष। इसलिए इसका दोनों कथन गलत हो जाएगा। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, न तो एक और न ही दो कथन सही है, ठीक है। हाल ही में महाराष्ट्र की पहली महिला DGP किसे नियुक्त किया गया है? तो महाराष्ट्र की पहली महिला DGP रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है। हाल ही में इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं, तो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो नियुक्त किए गए हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? जो कथन सही सुमेलित नहीं है उससे बताना है। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि अरविंद बागची हैं, ये बिल्कुल सही है। रेलवे बोर्ड के नए सचिव विनोद कुमार यादव हैं, तो ये कथन गलत हो जाएगा दोस्तों। रेलवे बोर्ड के नए सचिव अरुण नायर हैं, न कि विनोद कुमार यादव। तो पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। वहीं विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता की बात करें तो रणधीर जायसवाल हैं, और ITBP के नए महानिदेशक राहुल रसगोत्रा हैं। ये सभी सही सुमेलित हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में शेफाली बी सरड़ को किस संस्था का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो शेफाली बी सरड़ को यहाँ PIB होगा, ये PTB कर दिया है, इससे मिसप्रिंट होगा, इससे ध्यान रखिएगा। शेफाली बी सरड़ को PIB का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। PIB यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो शेफाली बी सरड़ को। इसका सही जवाब ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, आइए देखते हैं। देखिए, यूपी के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन हैं? तो यूपी के नए मुख्य सूचना आयुक्त राजकुमार विश्वकर्मा हैं। इसका देखिए सी, पहले का सी में हो जाएगा। भारत के नए लोकायुक्त ये AM खानविलकर हैं, दूसरे का ए सही हो जाएगा। देखिए, पहले का सी, दूसरे का ए। और संसद सुरक्षा प्रमुख की बात करें तो इसका तीसरे का डी हो जाएगा, अनुराग अग्रवाल हैं। और NIA के महानिदेशक सदानंद बसंत दाते हैं, ठीक है, चौथे का बी सही हो जाएगा। इसे सुमेलित में देखेंगे तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल को किस IIT संस्था का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल को IIT कानपुर का निदेशक नियुक्त किया गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसके तीसरे टॉपिक को देखते हैं, यानी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय के अद्यतन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। JS टुलुका डेमोक्रेटिक, यहाँ डेकोफ्रेटिक नहीं होगा, डेमोक्रेटिक होगा, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ कांगो की नई प्रधानमंत्री बनी हैं, तो यह बिल्कुल सही है, ठीक है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो JS टुलुका बनी हैं, ठीक है। वह डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं, तो ये भी कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, कथन 1 व 2 दोनों सही हैं। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन सा है?
तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा थाईलैंड। ध्यान रखिएगा दोस्तों, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश थाईलैंड बन गया है। 700 विकेट लेने वाले विश्व के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा जेम्स एंडरसन। 700 विकेट लेने वाले विश्व के पहले तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन बन गए हैं। भारतीय फार्मा मानक को अपनाने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश बना है तो कौन है? निकारागुआ है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारतीय फार्मा मानक को अपनाने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश निकारागुआ है। अपने राष्ट्रीय चार्टर में गर्भपात के अधिकारों की गारंटी देने वाला पहला देश कौन बना है? तो यह फ्रांस बना है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ड्यूक ग्याल्पो से सम्मानित किया गया है तो यह बिल्कुल सही है। यह सम्मान पाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले विदेशी शासनाध्यक्ष हैं तो ये भी कथन सही है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। कथन 1 व 2 दोनों सही है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा? तो ऑर्डर ऑफ ड्यूक ग्याल्पो से सम्मानित किया गया है। ठीक है, भूटान का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ड्यूक ग्याल्पो है जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है और यह सम्मान पाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले विदेशी शासनाध्यक्ष हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 2+2 वार्ता से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत और ब्राजील के मध्य 2+2 वार्ता का आयोजन वर्ष 2024 में रियो डी जेनेरियो में किया गया। तो देखिए दोस्तों, भारत और ब्राजील के मध्य 2+2 वार्ता का आयोजन 2024 में नई दिल्ली में किया गया है, न कि रियो डी जेनेरियो में। पहला कथन इसका गलत हो जाएगा। यह भारत और ब्राजील के मध्य 2+2 वार्ता का पहला संस्करण था तो यह कथन बिल्कुल सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल कथन 2 सही है। यह ध्यान रखिएगा, भारत और ब्राजील के मध्य 2+2 वार्ता 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है, इससे ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। मिस यूनिवर्स 2024 प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सऊदी अरब की पहली महिला कौन बनी है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। रूमी अल्फत तानी है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ जो सही सुमेलित नहीं है उसे बताना है। तो देखिए, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पहले सिख मंत्री कौन है? तो सरदार रमेश सिंह अरोड़ा हैं। वेल्स के प्रथम अश्वेत नेता ये वान गेथिंग है। भारत की जन औषधि में शामिल होने वाला पहला देश मॉरिशस है, यह भी सही है। विश्व का पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर सना एआई है तो यह कथन गलत हो जाएगा। देखिए दोस्तों, विश्व का पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन है? तो ये डेविन एआई हैं, न कि सना एआई। सना एआई की बात करें दोस्तों तो ये न्यूज एंकर हैं सना एआई, जिन्हें वर्ष 2024 में ग्लोबल मीडिया अवार्ड्स दिया गया था। ठीक है, इसके पिछले वाले प्रश्नों में हम लोग इसे देखे थे। तो विश्व का पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात करें तो ये डेविन एआई हैं। ठीक है, इसमें प्रश्न में पूछा जा रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पाकिस्तान में आम चुनाव लड़ने वाली पहली हिंदू महिला कौन है? तो ये पहली हिंदू महिला सवेरा प्रकाश हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइटहुड सम्मान पाने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन बने हैं? तो यह सुनील भारती मित्तल बने हैं। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आइए देखते हैं। यहाँ सूची, आइए इससे देखते हैं, मैच कराते हैं हम लोग सूची 1 को सूची 2 से। फ्रांस के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका देखिए, फ्रांस के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री ग्रेविन अटल हैं। ठीक है, इसका पहले का दूसरा सही होगा। बच्चों के लिए मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला देश ये हो जाएगा आपका कैमरून। ठीक है, कैमरून बच्चों के लिए मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला देश है। वेल्स के प्रथम अश्वेत नेता वान गेथिंग हैं, तीसरे का चौथा हो जाएगा। और समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश ये थाईलैंड है। ठीक है, इसको मैच कराएंगे दोस्तों तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाटो के मतों से हारने वाली अमेरिका की पहली प्रत्याशी कौन बनी है? तो यह निक्की हेली बनी हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा।
लिग्नोसेट प्रोब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिग्नोसेट प्रोब यह लकड़ी से बना दुनिया का पहला उपग्रह है, तो यह बिल्कुल सही है। इसका निर्माण चीन के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है, तो ये कथन गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसका निर्माण जापान के द्वारा किया गया है, न कि चीन के द्वारा। ठीक है, लिग्नोसेट प्रोब की बात करें तो यह लकड़ी से बना दुनिया का पहला उपग्रह है और ये जापान के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है। ठीक है, किसके? तो जापान के, न कि चीन के। ठीक है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल कथन एक सत्य है। दक्षिणी ध्रुव स्कीइंग अभियान को सबसे तेज पूरा करने वाली विश्व की पहली महिला कौन बनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हरप्रीत चंडी बनी है। हाल ही में भारत के पहले संविधान उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत के पहले संविधान उद्यान का उद्घाटन जयपुर में किया गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। देश के पहले आयुर्वेदिक कैफे का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया है? तो देश के पहले आयुर्वेदिक कैफे का शुभारंभ दिल्ली में किया गया है। चीता पुनर्वास परियोजना के अंतर्गत भारत में जन्मी पहली मादा शावक का नाम क्या है? तो इसका नाम मुखी है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो उज्जैन में किया गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत की जन औषधि योजना में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा है? तो यह मॉरिशस है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गैब्रियल एटल फ्रांस के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति हैं, तो बिल्कुल सही है। पद पर रहते हुए सगाई करने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज बने हैं, तो ये भी कथन सही है। उपयुक्त कथनों में से सत्य कथन की पहचान कीजिए, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। कथन 1 व 2 दोनों सत्य हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में पहली बार मतदान करने वाली जनजाति कौन सी है? तो यह सोम्पेन जनजाति है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। देश का पहला इंडोर एथलेटिक्स सेंटर की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? तो इसकी स्थापना उड़ीसा राज्य में की जा रही है। भारत की पहली एकीकृत पाम ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? तो इसकी स्थापना असम में की जा रही है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में ओपन एआई की पहली महिला कर्मचारी किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रभा मिश्रा को। पुरालेखों का पहला राष्ट्रीय डिजिटल संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो इसकी आधारशिला हैदराबाद में रखी गई है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। समान नागरिक संहिता से संबंधित विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो यह उत्तराखंड राज्य है। भारत के पहले पिज्जा एटीएम की शुरुआत निम्नलिखित में से किस शहर में की गई है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, चंडीगढ़ में। ध्यान रखिएगा, भारत के पहले पिज्जा एटीएम की शुरुआत चंडीगढ़ में की गई है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देश के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन संबलपुर उड़ीसा में किया गया है, तो बिल्कुल सही है। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का शुभारंभ कोलकाता में किया गया है, तो ये भी कथन सही है। दुनिया का पहला ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में किया गया है, तो ये कथन गलत हो जाएगा दोस्तों। देखिए, दुनिया का पहला ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन पाली राजस्थान में किया गया है। कहाँ किया गया है? तो पाली राजस्थान में किया गया है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ सत्य कथन बताना है, तो इसका पहला और दूसरा कथन सत्य हो जाएगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक समारोह से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का आयोजन नासिक महाराष्ट्र में किया गया है, तो बिल्कुल सही है। वर्ष 2024 में राष्ट्रीय युवा महोत्सव के 27वें संस्करण का आयोजन किया गया है, तो ये भी कथन सही है। उपयुक्त कथनों में से सत्य कथन की पहचान कीजिए, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। कथन 1 व 2 दोनों सत्य है। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन बेगमपेट हवाई अड्डे पर किया गया है, तो बिल्कुल सही है। बेगमपेट हवाई अड्डा बेंगलुरु में स्थित है, तो ये कथन गलत हो जाएगा दोस्तों। क्यों गलत हो जाएगा? तो ध्यान दीजिए, बेगमपेट हवाई अड्डा बेंगलुरु में नहीं अपितु ये हैदराबाद में स्थित है। ठीक है,
तो बेगमपेट हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। इसे ध्यान रखिएगा, इसलिए ये दूसरा कथन गलत हो जाएगा। प्रश्न में पूछा जा रहा है उपयुक्त कथनों में से सत्य कथन की पहचान कीजिए, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव 2024 का आयोजन बीकानेर में किया गया है, राजस्थान के बीकानेर में। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ असत्य कथन की पहचान करना है। आइए देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट 2024 का आयोजन गोवा में किया गया है, तो यह बिल्कुल सही है। पहला महाराष्ट्र MSME डिफेंस एक्सपो पुणे में आयोजित किया गया है, तो ये भी कथन सही है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में किया गया है, तो ये भी कथन सही है। नो योर आर्मी महोत्सव का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है, तो नो योर आर्मी महोत्सव का आयोजन जम्मू कश्मीर में नहीं किया गया है, अपितु यह लखनऊ में किया गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, नो योर आर्मी महोत्सव का आयोजन लखनऊ में किया गया है, इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा। इसमें प्रश्न में पूछा जा रहा है कौन सा कथन असत्य है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स 2024 का आयोजन किया गया है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। 82वां वार्षिक भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो इसका आयोजन काकतीय विश्वविद्यालय में किया गया है। काकतीय विश्वविद्यालय वारंगल में स्थित है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, 82वां वार्षिक भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन काकतीय विश्वविद्यालय में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? यहाँ जो विकल्प सही सुमेलित नहीं है उसे बताना है। तो देखिए, इंडस फूड 2024 का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया, तो ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय कला उत्सव नई दिल्ली में किया गया है, तो ये भी सही है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन लखनऊ में नहीं किया गया है, इसका आयोजन फरीदाबाद में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? तो फरीदाबाद में किया गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन लखनऊ में नहीं फरीदाबाद में किया गया है, ठीक है। इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा। पूछा जा रहा है सही विकल्प सही सुमेलित नहीं है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। वहीं BSE एक्सपो 2024 की बात करें तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंडस फूड 2024 का आयोजन लखनऊ में किया गया है, तो बिल्कुल सही है। माफ़ करिएगा, लखनऊ में नहीं, इसका आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया है, ठीक है। ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। तो इंडस फूड 2024 का आयोजन लखनऊ में नहीं ग्रेटर नोएडा में किया गया है, इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा। वर्ष 2024 में इंडस फूड के 7वें संस्करण का आयोजन किया गया, तो ये बिल्कुल सही है। इसमें पूछ रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है उसे बताना है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, इंडस फूड 2024 का आयोजन लखनऊ में नहीं ग्रेटर नोएडा में किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विकल्पों के माध्यम से बताइए कि कितने कथन सही सुमेलित हैं। समारोह उत्सव और इसके आयोजन दिया गया है, आइए देखते हैं। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का आयोजन नासिक में किया गया है, तो बिल्कुल सही है। 16वां इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी शो सिग्नेचर 2024 का आयोजन मुंबई में किया गया है, तो ये भी सही सुमेलित है। भारत मोबिलिटी एक्सपो 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, तो ये भी सही है। BSE एक्सपो 2024 का आयोजन लखनऊ में नहीं किया गया है, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है। न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है, तो ध्यान दीजिएगा। तो BSE एक्सपो 2024 का आयोजन लखनऊ में नहीं न्यू दिल्ली में किया गया है। चौथा कथन इसका गलत हो जा रहा है। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कितने कथन सही सुमेलित हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। कथन 3 सही सुमेलित हैं, कथन 1 से लेकर 3 तक सही सुमेलित हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर UPI टेक्स 2024 का आयोजन किया गया है? तो UPI टेक्स का आयोजन लखनऊ में किया गया है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चपचार कूट महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आयोजन मिजोरम में किया गया है, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। वैश्विक आध्यात्मिक महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन यानी वैश्विक आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन
कान्हा शांतिवरम में किया गया है। तो क्या यह कथन सही है? तो बिल्कुल सही है। कान्हा शांतिवरम हैदराबाद में अवस्थित है। तो ये भी कथन सही है। उपर्युक्त में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। कथन 1 व 2 दोनों सत्य हैं। वाजिद अली शाह अवध महोत्सव 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया है? तो वाजिद अली शाह अवध महोत्सव 2024 का आयोजन लखनऊ में किया गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? यहाँ जो सही सुमेलित नहीं है उससे बताना है। तो तभी महोत्सव जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। वहीं पोंगल वार्षिक महोत्सव की बात करें, पोंगल या फिर पंगोला दोनों कह सकते हैं इसे, ठीक है। तो इसका वार्षिक महोत्सव केरल में आयोजित किया जाता है। तो ये भी सही है। त्रिशूर पूरम उत्सव, इसका आयोजन केरल में किया जाता है। इसका भी ठीक है, ये भी सही सुमेलित है। चपचार कूट उत्सव, इसका आयोजन मेघालय में नहीं, इसका आयोजन किया जाता है मिजोरम में, ठीक है। तो ये चौथा कथन इसका गलत हो जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। ताज महोत्सव 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आगरा में। ताज महोत्सव 2024 का आयोजन आगरा में किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, श्री राम महोत्सव तथा खादी संवाद का आयोजन झुम्पा गांव पंजाब में किया गया है। तो यह कथन गलत हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। श्री राम महोत्सव तथा खादी संवाद का आयोजन झुम्पा गांव हरियाणा में किया गया है, न कि पंजाब में, ठीक है। यहाँ पे हरियाणा हो जाएगा। झुम्पा गांव कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में स्थित है, इसे ध्यान रखिएगा। इसलिए पहला कथन गलत है। इसका आयोजन KVIC के द्वारा किया गया। तो ये बिल्कुल सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ असत्य कथन बताना है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल कथन 1, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का आयोजन गुजरात के किस शहर में किया गया? तो इसका आयोजन गांधीनगर में किया गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन टैगोर थिएटर चंडीगढ़ में किया गया है। तो यह बिल्कुल सही है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव के 11वें संस्करण का आयोजन किया गया। तो ये भी कथन सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ असत्य कथन बताना है। तो दोनों कथन सही है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, न तो एक और न ही दो कथन, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, महत्वपूर्ण दिवस के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष 4 जनवरी को मनाया जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस 2024 का मुख्य विषय था। तो राष्ट्रीय युवा दिवस 2024 का मुख्य विषय क्या था? तो इसका मुख्य विषय माई भारत विकसित भारत @2047 युवा के लिए युवा के द्वारा, इसका मुख्य विषय था। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब? तो 12 जनवरी को, याद रखिएगा इसे, ठीक है। अगला देखते हैं, वर्ष 2024 के लिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या है? तो वर्ष 2024 के लिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबीइंग है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब? तो 2 फरवरी को, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व रेडियो दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व रेडियो दिवस प्रतिवर्ष इसका कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 13 फरवरी को, ठीक है। विश्व रेडियो दिवस प्रतिवर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? यहाँ जो विकल्प सही सुमेलित नहीं है उससे बताना है। आइए देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 14 मार्च को, और विश्व स्वास्थ्य दिवस 8 अप्रैल को नहीं, ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। 7 अप्रैल होगा, इसे ध्यान रखिएगा। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ष 2024 के लिए विश्व गौरैया दिवस की थीम क्या था?
तो वर्ष 2024 के लिए विश्व गौरैया दिवस का थीम आई लव स्पैरो है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों, विश्व गौरैया दिवस प्रतिवर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। कब? तो 20 मार्च को, याद रखिएगा इसे। ठीक है, अगला देखते हैं। वर्ष 2024 के लिए विश्व जल दिवस का केंद्रीय विषय क्या था? तो विश्व जल दिवस का केंद्रीय विषय 2024 में क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वाटर फॉर पीस था। इससे ध्यान रखिएगा और ध्यान ये भी रखिएगा कि विश्व जल दिवस हर वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। कब? तो 22 मार्च को, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है उसे बताना है। तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है, और विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व यूनानी दिवस की बात करें दोस्तों तो इसे 10 मार्च को नहीं, इसे 11 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो विश्व यूनानी दिवस का मनाया जाता है 11 फरवरी को। तो पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व दलहन दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व दलहन दिवस प्रतिवर्ष 10 फरवरी को मनाया जाता है, तो बिल्कुल सही है। वर्ष 2024 के लिए विश्व दलहन दिवस की थीम पल्सेज न्यूरिशिंग सॉइल एंड पीपल पर केंद्रित था, तो ये भी कथन सही है। उपयुक्त कथनों में से सत्य कथन की पहचान कीजिए, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। कथन 1 व 2 दोनों सत्य है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ष 2024 में विश्व क्षय रोग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च 2024 को मनाया गया। यहाँ ध्यान रखिएगा दोस्तों, विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। और इस बार 2024 में इसका केंद्रीय विषय की बात करें दोस्तों, तो इसका केंद्रीय विषय है बी कैन एंड टीबी है। ठीक है, बी कैन एंड टीबी है, याद रखिएगा इसे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, वर्ष 2024 के लिए विश्व पर्यावरण दिवस का थीम लैंड रीस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड थ्रॉट रेजिलियंस है, तो बिल्कुल सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। कथन 1 व 2 दोनों सही है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प की पहचान करें। वर्ष 2024 के महत्वपूर्ण दिवस थीम, यहाँ वर्ष 2024 के महत्वपूर्ण दिवस के थीम दिए गए हैं, इसमें से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है उसे बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्व मधुमक्खी दिवस वर्ष 2024 की इसकी थीम है बी इंगेज विथ यूथ है। ठीक है, इसका सही जवाब है, इसलिए इसका सही ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष 3 मई को मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया गया? तो यह मनाया गया है 7 जून को, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। विश्व मजदूर दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं। पहला कथन दिया है कि विश्व मजदूर दिवस प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है, क्या यह कथन सही है? तो यह कथन गलत हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिए। विश्व मजदूर दिवस प्रतिवर्ष 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 1 मई को, इसे याद रखिएगा। और वर्ष 2024 के लिए विश्व मजदूर दिवस का थीम इंश्योरिंग वर्क पीस सेफ्टी एंड हेल्थ अमिड्स क्लाइमेट चेंज है। ठीक है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल कथन 2 सही है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ दिवस दिया गया है, उसकी तिथि को मैच कराना है। आइए हम लोग देखते हैं इसे। विश्व यूनानी दिवस की बात करें तो विश्व यूनानी दिवस प्रतिवर्ष 11 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस की बात करें तो 4 फरवरी को हो जाएगा। विश्व विरासत दिवस की बात करें 18 अप्रैल। विश्व विज्ञान दिवस 28 मई हो जाएगा। ठीक है, इसके मैच में देखेंगे तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। विश्व अस्थमा दिवस 2024 का केंद्रीय विषय क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अस्थमा एजुकेशन एम्पावर्स है। ठीक है, और विश्व अस्थमा दिवस की बात करें हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 7 मई को मनाया जाता है, इसे भी याद रखिएगा। वर्ष 2024 में विश्व संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, संधि एवं समझौतों से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, NHPC लिमिटेड नॉर्वेजियन कंपनी मैसर्स ओशन के मध्य निम्न में से किस प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन हेतु समझौता हुआ है? तो यह समझौता सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी के मध्य हुआ है। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन संस्थानों के मध्य टेक्नोलॉजी, ट्रेड्स और मार्केट पर शोध हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो यह हस्ताक्षर IIT कानपुर व एरिक्सन इंडिया के मध्य हुआ है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा सिविल सेवा में मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए निम्न में से किस देश के सिविल सेवा मंत्रालय के साथ समझौता किया गया है? तो यह समझौता कंबोडिया के सिविल सेवा मंत्रालय के साथ हुआ है। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत के किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे द्वारा BPCL के साथ ईंधन पाइपलाइन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? तो यह हस्ताक्षर नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के मध्य, ध्यान रखिएगा दोस्तों, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे द्वारा BPCL के साथ ईंधन पाइपलाइन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्न में से किन दो देशों के मध्य ऑडिटिंग के क्षेत्र में सहयोग व मध्यस्थता को बढ़ाने हेतु समझौता हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत व बुल्गारिया के मध्य। हाल ही में किन दो देशों के मध्य व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय समझौता हुआ है? तो यह समझौता भारत और पेरू के मध्य हुआ है। इसका राइट ऑप्शन ए बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हाल ही में भारत और पेरू के मध्य व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय समझौता हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किन दो देशों के मध्य लाइन ऑफ क्रेडिट यानी LOC समझौता हुआ है? तो LOC समझौता भारत और गुयाना के मध्य हुआ है। इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने द्विपक्षीय लेन देन के लिए स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किस देश के बैंक के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह हस्ताक्षर बैंक ऑफ इंडोनेशिया के साथ किए हैं। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा निम्न में से किन दो देशों के मध्य खाद्य सुरक्षा हेतु समझौता किया गया है? तो यह समझौता भारत और भूटान के मध्य किया गया है। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत और ताइवान ने द्विपक्षीय सहयोग के, ध्यान रखिएगा, भारत और ताइवान ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए निम्न में से किस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह प्रवासन एवं गतिशीलता समझौते पर। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत की किस राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा व कृषि जैसे क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग हेतु गूगल के साथ साझेदारी की गई है? तो यह साझेदारी महाराष्ट्र सरकार के साथ की गई है। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा व कृषि जैसे क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग हेतु किसके साथ साझेदारी की है? तो गूगल के साथ की है। इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की पहुंच बढ़ाने के लिए रिलायंस के जियो मार्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो यह बिल्कुल सही कथन है। वहीं दूसरा कथन दिया है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन भारत सरकार का एक प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है। तो ये भी कथन सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। कथन 1 व 2 दोनों सत्य हैं। निम्न में से किन दो देशों के मध्य हाइड्रोजन क्षेत्र में समझौता हुआ है? तो हाइड्रोजन क्षेत्र में समझौता यह भारत और गुयाना के मध्य हुआ है। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत सरकार ने मध्य प्रदेश सड़क नेटवर्क परियोजना की कनेक्टिविटी और लचीलापन बढ़ाने हेतु निम्न में से किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो यह एशियाई विकास बैंक के साथ। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, भारत सरकार ने मध्य प्रदेश सड़क नेटवर्क परियोजना की कनेक्टिविटी और लचीलापन बढ़ाने हेतु एशियाई विकास बैंक के साथ समझौता किया है। चलिए अब हम लोग महत्वपूर्ण समितियों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखते हैं। समलैंगिकता के मामले में बनी
6 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन है? तो यह है राजीव गौबा हैं। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, समलिंगिता के मामले में 6 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष राजीव गौबा हैं। भारतीय ओलंपिक महासंघ ने कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष भूपिंदर सिंह बाजवा की अध्यक्षता में निम्न में से किस समिति का गठन किया है? तो यह तदर्श समिति का गठन किया है। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में संसद सुरक्षा उल्लंघन घटना की जांच समिति का गठन किया गया है? तो यह गठन अवनीश दयाल सिंह की अध्यक्षता में किया गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अवनीश दयाल सिंह की अध्यक्षता में संसद सुरक्षा उल्लंघन घटना की जांच समिति का गठन किया गया है। NCERT द्वारा पाठ्यक्रम संशोधन हेतु बने 19 सदस्यीय पैनल का अध्यक्ष निम्न में से किसको चुना गया है? तो इसका अध्यक्ष महेश चंद्र पंत को चुना गया है। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में वन और पर्यावरण संबंधी मामलों में सहयोग देने के लिए नई केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है? तो यह उच्चतम न्यायालय के, ध्यान रखिएगा दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के अध्यक्षता में वन और पर्यावरण संबंधी मामलों में सहयोग देने के लिए नई केंद्रीय अधिकार समिति का गठन किया गया है। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने हेतु निम्न में से किसके नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है? तो यह गठन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में किया गया है। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। DGCA द्वारा लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए किसकी अध्यक्षता में 4 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया है? तो यह गठन सुरविता सक्सेना की अध्यक्षता में किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने मणिपुर में राहत एवं पुनर्वास कार्यों की निगरानी के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था? तो यह न्यायमूर्ति गीता मित्तल के अध्यक्षता में। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ने मणिपुर में राहत एवं पुनर्वास कार्यों की निगरानी के लिए न्यायमूर्ति गीता मित्तल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए गठित समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन है? तो यह है RK गोयल हैं। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। मणिपुर हिंसा की जांच हेतु गठित आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन है? तो इसके अध्यक्ष अजय लांबा हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे मणिपुर हिंसा की जांच हेतु गठित आयोग के अध्यक्ष की बात किया जा रहा है, तो इसके अध्यक्ष अजय लांबा हैं। अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं, उच्चतम न्यायालय ने मणिपुर में राहत एवं पुनर्वास कार्यों की निगरानी के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा न्यायमूर्ति गीता मित्तल। ठीक है, गीता मित्तल की अध्यक्षता में मणिपुर में राहत एवं पुनर्वास कार्यों की निगरानी के लिए समिति का गठन किया गया, और हिंसा की जांच के लिए आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो इसकी अध्यक्षता अजय लांबा के नेतृत्व में किया गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग महत्वपूर्ण रामसर स्थलों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखते हैं। भारत का 82वां रामसर स्थल निम्न में से कौन सा है? तो यह नकटी रामसर स्थल। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नकटी ये भारत का 82वां रामसर स्थल है, जो कहाँ पे स्थित है? तो ये बिहार राज्य में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बिहार राज्य में स्थित है। यही नागी की बात करें दोस्तों, तो ये भारत का 81वां रामसर स्थल है, ये भी बिहार में स्थित है। नकटी और नागी ये दोनों रामसर स्थल बिहार राज्य में स्थित हैं। नागी 81वां रामसर स्थल है भारत का, और नकटी 82वां रामसर स्थल है। इतना बातों को आप सभी क्लियर रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश स्थित रामसर स्थलों की संख्या निम्न में से कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में कुल 10 रामसर स्थल हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल निम्न में से कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल यह रेणुका आर्द्रभूमि है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। रेणुका आर्द्रभूमि रामसर स्थल भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है, और रेणुका आर्द्रभूमि की बात करें दोस्तों तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल की, तो भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा हो जाएगा? तो ये सुंदरवन आर्द्रभूमि रामसर स्थल है, जो भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। ये कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? जो इस उत्तर प्रदेश में नहीं है उसे बताना है। तो देखिए, सुरीनसर, मानसर,
झील ये उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है, तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। वहीं बात करें सूर सरोवर, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य और सरसई नावर झील, ये सभी उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। चलिए अगला देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 सम्मिलित कीजिए। आइए देखते हैं इसमें यहाँ रामसर साइट है और इसके ज़िले को मैच कराना है। समस पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ स्थित है, तो समस पक्षी अभ्यारण्य रायपुर जिले में स्थित है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य की बात करें दोस्तों, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य ये उन्नाव में स्थित है। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य संत कबीर नगर में स्थित है। कहाँ पे, तो संत कबीर नगर में स्थित है। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं इसको। तो बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य की बात कर रहे थे हम लोग, तो ये संत कबीर नगर में है। और सरसई नावर झील की बात करें दोस्तों, सरसई नावर झील ये इटावा में स्थित है। कहाँ पे, इटावा में। ठीक है, तो इसको मैचिंग में देखेंगे तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। रामसर स्थल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है वर्तमान में रामसर स्थलों की कुल संख्या 82 है, तो बिल्कुल सही है। रामसर कन्वेंशन को भारत में 1 फरवरी 1980 को लागू किया गया था। तो देखिए दोस्तों, रामसर कन्वेंशन को भारत में 1 फरवरी 1980 नहीं 1982 को लागू किया गया था। ठीक है, 1982 में। ठीक है, भारत के द्वारा 1982 में इसे लागू किया गया था, इसलिए दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। रामसर कन्वेंशन को 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर के दक्षिणी तट पर स्थित ईरानी शहर में अपनाया गया था। तो यह कथन बिल्कुल सही है। यहाँ बताना है उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कथन 1 व 3। ठीक है, अगला देखते हैं। नागी और नकटी रामसर साइट निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित हैं, तो यह है बिहार राज्य से। ठीक है, नागी और नकटी रामसर साइट बिहार राज्य से संबंधित हैं। सर्वाधिक रामसर स्थल वाले राज्य निम्न में से कौन सा है, तो सर्वाधिक रामसर स्थल वाले राज्य यह तमिलनाडु है। यहाँ पे टोटल 16 रामसर स्थल हैं। ठीक है, वहीं बात करें दूसरा सर्वाधिक रामसर स्थल वाले राज्य की, तो यह उत्तर प्रदेश हो जाएगा। यहाँ पे टोटल 10 रामसर स्थल हैं। ये दूसरे स्थान पे आता है, इसे ध्यान रखिएगा। और सर्वाधिक रामसर स्थल वाला राज्य तमिलनाडु है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे पुराना रामसर साइट निम्न में से कौन सा है, तो भारत में सबसे पुराना रामसर साइट यह चिल्का झील है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चिल्का झील की बात करें दोस्तों, तो ये भारत में किस राज्य में स्थित है, चिल्का झील ओडिशा राज्य में स्थित है। चिल्का झील कहाँ स्थित है, तो ओडिशा राज्य में, जो भारत में सबसे पुराना रामसर साइट है। अगला देखते हैं। मेंटेक्स रिकॉर्ड में शामिल आर्द्रभूमियाँ निम्न में से कौन सी हैं, तो मेंटेक्स रिकॉर्ड में शामिल आर्द्रभूमियों की बात करें दोस्तों, तो यह है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में स्थित है, और लोकटक झील जो मणिपुर में स्थित हैं। ये दोनों मेंटेक्स रिकॉर्ड में शामिल हैं। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण संगठनों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। पहला प्रश्न है सही कथनों का चुनाव कीजिए। शंघाई सहयोग संगठन एक क्षेत्रीय संगठन है एवं इसके अंतर्गत विश्व जनसंख्या का लगभग 40% जनसंख्या सम्मिलित है। तो यह बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना शंघाई 5 से वर्ष 2002 में हुई थी। तो यह 2002 में नहीं, ये 2001 में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना शंघाई 5 से वर्ष 2001 में हुई थी, इसलिए दूसरा कथन इसका गलत हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल कथन 1 सत्य है, सही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय यानी सचिवालय स्थित है। तो कहाँ स्थित है, तो यह बीजिंग में स्थित है। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कथन 1 में दिया है भारत शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का सदस्य देश नहीं है। तो देखिए भारत एससीओ का सदस्य 2017 में बन गया था। तो इसे ध्यान रखिएगा, भारत एससीओ का सदस्य देश है, न कि नहीं है। ठीक है, इसलिए पहला कथन इसका गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है एससीओ की आधिकारिक भाषा चीनी व अंग्रेजी है। तो देखिए एससीओ की आधिकारिक भाषा चीनी के साथ रूसी है। ठीक है, क्या है, चीनी और रूसी भाषा है, न कि अंग्रेजी। ये भी कथन गलत है। सही कथनों का चुनाव कीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, न तो 1 और न ही 2 सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया।
तो यह आयोजित किया गया है संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना वर्ष 1995 में हुई तथा इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। तो यह कथन बिल्कुल सही है। वहीं दूसरा कथन है, यह मराकेश समझौता 1994 के पश्चात स्थापित हुआ था। तो ये भी कथन सही है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 व 2 दोनों। ठीक है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में 99 सदस्य के रूप में शामिल देश है। तो यह कौन सा देश है जो सौर संगठन का 99वां सदस्य देश बना है? तो यह स्पेन है। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का हाल ही में 100वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो यह बना है पराग्वे। ठीक है, पराग्वे ये अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 100वां सदस्य देश बना है। जो कब बना है? तो 26 जून 2024 को बना है। 26 जून को ये अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 100वां सदस्य देश बना है। तो इससे याद रखिएगा, प्रश्न में जब भी पूछा जाएगा 100वां सदस्य देश को पूछा जाएगा। ठीक है, और 99 की बात किया जाए तो ये स्पेन है। चलिए अगला देखते हैं, अंटार्कटिका संधि सलाहकार को, पहला कथन है, अंटार्कटिका संधि सलाहकार की 46वीं बैठक बेंगलुरु कर्नाटक में संपन्न हुई। तो यह बैठक बेंगलुरु में नहीं अपितु ये केरल के कोच्चि में हुआ है। केरल के कोच्चि में, कहाँ पे? तो केरल के कोच्चि में 46वें, कौन से? तो 46वीं अंटार्कटिका संधि सलाहकार की बैठक संपन्न हुई है। ठीक है, इसलिए पहला कथन इसका गलत हो जाएगा। इसकी मेजबानी राष्ट्रीय ध्रुवी एवं महासागर अनुसंधान केंद्र द्वारा की गई है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका सही कथन का चुनाव करना है तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल कथन 2 सही है। ठीक है, अगला देखते हैं, फिक्की के कोल्ड चेन लॉजिस्टिक शिखर सम्मेलन संदर्भ में सत्य कथन है। तो यहाँ फिक्की के कोल्ड चेन लॉजिस्टिक शिखर सम्मेलन के विषय में सही कथन देखना है। आइए देखते हैं, इस शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। क्या यह कथन सही है? तो बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य भारत के वस्तु उद्योग के लिए एकीकृत, टिकाऊ और कुशल कोल्ड चेन का निर्माण करना है। तो ये भी कथन सही है। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, कथन 1 व 2 दोनों सही हैं। परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के 4th सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन वियना में, ऑस्ट्रिया के वियना में हुआ है। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। विश्व जल मंच के 10वें संस्करण का आयोजन किस देश में हुआ है? तो इसका आयोजन इंडोनेशिया में हुआ है। इंडोनेशिया में कहाँ पे? तो इंडोनेशिया के बाली में। ठीक है, इंडोनेशिया के बाली में 10वां विश्व जल मंच का आयोजन किया गया है। विश्व जल मंच का आयोजन प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर होता है। तो यह कथन बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य जल मुद्दों पर निर्माणकर्ताओं और आम जनता के बीच जागरूकता को बढ़ाना और तत्पश्चात कार्यवाही हेतु प्रेरित करना आदि है। तो ये भी कथन सही है। इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कथन 1 व 2 दोनों सत्य है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI के 15वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह नई दिल्ली में हुआ है। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ है। तो कहाँ पे हुआ है? तो रॉटरडम में, नीदरलैंड के रॉटरडम में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ है। संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट के 19वें सत्र का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन न्यूयॉर्क में हुआ है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट के 19वें सत्र का आयोजन न्यूयॉर्क में हुआ है। ठीक है, सांग्रीला संवाद 2024 का 21वां संस्करण निम्न में से कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह सिंगापुर में आयोजित किया गया था। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखिएगा, सांग्रीला संवाद 2024 का 21वां संस्करण आयोजित किया गया है। ठीक है, कहाँ पे? तो सिंगापुर में। क्रिटिकल मिनरल्स समिट 2024 का आयोजन हुआ था। तो क्रिटिकल मिनरल्स 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी 2024 का आयोजन अबू धाबी में। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र अस्थायी मंच का 23वां सत्र न्यूयॉर्क में शुरू हुआ था। क्या यह कथन सही है? तो बिल्कुल सही है। संयुक्त राष्ट्र अस्थायी मंच का गठन वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के
एक सलाहकार निकाय के रूप में किया गया था। तो ये भी कथन सही है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, कथन 1 व 2 दोनों सत्य हैं। 60वां म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं। पहला कथन है 60वां म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन जर्मनी में आयोजित किया गया था। तो क्या यह कथन सही है? तो बिल्कुल सही है। 60वां म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व डॉक्टर एस जयशंकर ने किया। तो ये भी कथन सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, कथन 1 व 2 दोनों सही है। भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में अपना स्वयं का मंडप स्थापित किया था? तो यह स्थापित किया था विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 में। ध्यान रखिएगा, भारत ने विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन में अपना स्वयं का मंडप स्थापित किया था। चलिए अब हम लोग ऐप और पोर्टल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है केंद्र सरकार द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सहूलियत हेतु निम्न में से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो यह भविष्य पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। सी विजिल ऐप निम्न में से किस आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सी विजिल ऐप यह सूचना आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। बीमा सुगम पोर्टल को निम्न में से किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह एर्डा, यहाँ एर्डा नहीं होगा, एर्डा हो जाएगा। ठीक है, एर्डा कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। सखी पोर्टल निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सखी पोर्टल ये सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। पीएम सूरज पोर्टल निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया गया है? तो पीएम सूरज पोर्टल सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया गया है। ठीक है, भारत का प्रथम कॉन्टैक्टलेस पेमेंट पेयरेबल ऐप निम्न में से कौन सा है? तो यह इंडस पेरियर है। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। गोदाम में लॉजिस्टिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य प्रदान करने हेतु निम्न में से किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है ई किसान उपज निधि प्लेटफॉर्म। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से किस प्लेटफॉर्म पर छात्रों और सीखने वालों के लिए बहुभाषी पाठ्य सामग्री और AI इनेबल्ड चैटबॉट उपलब्ध है? तो यह उपलब्ध है स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म पर। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। सेवा पोर्टल निम्न में से किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो सेवा पोर्टल प्रेस रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है या प्रारंभ किया गया है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा लॉन्च किया गया तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च द्वारा विकसित पोर्टल निम्न में से कौन सा है? तो यह है भविष्य पोर्टल। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। भविष्य पोर्टल, ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा लॉन्च किया गया है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है जिमेक्स नौसेना अभ्यास निम्न में से किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो जिमेक्स नौसेना अभ्यास यह आयोजित किया जाता है भारत और जापान के मध्य। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय नौसेना व ब्रिटिश रॉयल नेवी का संयुक्त नौसैन्य अभ्यास निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया है विशाखापट्टनम में। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। सागर कवच सुरक्षा अभ्यास भारत के किस क्षेत्र में हुआ है? तो सागर कवच सुरक्षा अभ्यास यह भारत के लक्षद्वीप में हुआ है। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। टाइगर ट्रायम्फ 24 यानी ये 24 2024 को दर्शाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, टाइगर ट्रायम्फ तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास है। ठीक है, निम्न में से किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया है भारत और अमेरिका के मध्य। ध्यान रखिएगा दोस्तों, टाइगर ट्रायम्फ युद्धाभ्यास भारत अमेरिका के मध्य आयोजित किया गया है। इसमें तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास होता है। ठीक है, हाल ही में निम्न में से कौन सा सैन्य अभ्यास भारत, मोजाम्बिक व तंजानिया के बीच हुआ है? तो यह आयोजित हुआ है IMT ट्राइलेट 2024 हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, IMT ट्राइलेट्स युद्धाभ्यास भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच आयोजित किया जाता है। ठीक है।
हाल ही में भारत व सेशल्स के बीच निम्न में से कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ है? तो यह हुआ है लामितीय। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लामितीय युद्धाभ्यास भारत और सेशल्स के बीच आयोजित हुआ है। ठीक है, हाल ही में भारत और जापान के बीच निम्न में से कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ है? तो भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास हुआ है। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। समुद्री लक्ष्मण नौसैन्य अभ्यास के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। समुद्री लक्ष्मण नौसैन्य अभ्यास की बात करें, यह नौसैन्य अभ्यास विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ है। यह भारत और मलेशिया के मध्य हुआ है और भारत की ओर से INS किल्टन शामिल हुआ है। ये तीनों कथन सही हैं। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। उपर्युक्त सभी सम्मिलित हैं। ठीक है, CD फेंडर्स 2024 सैन्य अभ्यास निम्न में से किन देशों के मध्य हुआ है? तो CD फेंडर्स सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के मध्य हुआ है। ठीक है, हाल ही में तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति अभ्यास निम्न में से कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह पोखरण में आयोजित किया गया है। ठीक है, भारत के तीनों सेनाओं के संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति अभ्यास कहाँ पे आयोजित किया गया है? पोखरण में। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं रिपोर्ट्स एवं सूचकांक से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2024 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान इसमें 159वां है। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें दोस्तों, तो यह इंडेक्स रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है। इसे भी आप सभी ध्यान रखिएगा। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में शीर्ष देश कौन सा है? इसकी बात किया जाए शीर्ष देश की, तो शीर्ष देश पे नॉर्वे आता है। ठीक है, नॉर्वे वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में पहले स्थान पे है और भारत 159वें स्थान पे है। ठीक है, 159 पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट्स 2023 किस संस्था द्वारा जारी की गई है? तो यह रिपोर्ट सिप्री के द्वारा जारी की गई है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट्स की बात करें दोस्तों, तो इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाला देश USA है। इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करता है। दूसरे स्थान पे चीन आता है और तीसरे स्थान पे बात करें दोस्तों, तीसरे स्थान पे रूस आता है और अपना भारत चौथे स्थान पे आता है। इसे ध्यान रखिएगा। सैन्य खर्च करने में भारत चौथे स्थान पर आता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। विश्व के शीर्ष 100 हवाई अड्डा की सूची में शीर्ष स्थान किस हवाई अड्डे को प्राप्त हुआ है? तो शीर्ष हवाई अड्डा हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को प्राप्त हुआ है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये दोहा में स्थित है। ठीक है, वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं। पहला कथन है, यह रिपोर्ट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया गया है। तो यह बिल्कुल सही है। शीर्ष साइबर अपराधग्रस्त देशों की सूची में दक्षिण कोरिया को शीर्ष स्थान पर रखा गया है। तो ये कथन गलत हो जाएगा दोस्तों। देखिए, साइबर अपराधग्रस्त देशों की सूची में शीर्ष देश रूस है, न कि दक्षिण कोरिया। ठीक है, रूस शीर्ष देश है इसमें, इसे याद रखिएगा। ठीक है, इसलिए ये दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तीसरा कथन है, भारत को इस सूचकांक में 10वें स्थान पर रखा गया है। तो यह कथन बिल्कुल सही है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 व 3 कथन सत्य है। ठीक है, अगला देखते हैं। वर्ल्ड्स वेल्थिस्ट सिटीज रिपोर्ट्स 2024 किसके द्वारा जारी की गई है? तो यह रिपोर्ट हेनले एंड पासपोर्ट्स के द्वारा जारी की गई है। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड्स वेल्थियस्ट सिटीज रिपोर्ट हेनले एंड पासपोर्ट्स के द्वारा जारी की गई है। फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में शीर्ष स्थान किस खिलाड़ी को प्राप्त हुआ है? तो इसमें शीर्ष स्थान क्रिस्टियानो रोनाल्डो को प्राप्त हुआ है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं। इसे ध्यान रखिएगा। कहाँ के हैं? तो पुर्तगाल के। ठीक है, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये शीर्ष कमाई करने वाले खिलाड़ी हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। एम्बर द्वारा जारी ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट्स 2024 के अनुसार वर्ष 2023 में भारत का सौर ऊर्जा उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो भारत का सौर ऊर्जा उत्पादन में तीसरा स्थान है।
तीसरे स्थान पे भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में आता है। बात करें पहले स्थान की, तो पहले स्थान पे चीन आता है, और दूसरे स्थान की बात करें दोस्तों तो दूसरे स्थान पे यूएसए आता है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। सौर ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पे चीन है, तो दूसरे स्थान पे यूएसए और तीसरे स्थान पे भारत आता है। चलिए अगला देखते हैं। ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार किस देश में हेपेटाइटिस के सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए हैं? तो यह मामले चीन में दर्ज किए गए हैं। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। वहीं भारत की बात करें दोस्तों तो हेपेटाइटिस के मामले में भारत दूसरे स्थान पे आता है। ठीक है, जहां विश्व में हेपेटाइटिस के सर्वाधिक मामले चीन में आता है, तो भारत दूसरे स्थान पे आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स 2024 किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो यह इंडेक्स लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। IRAR द्वारा जारी वर्ल्ड प्रेस क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का इसमें तीसरा स्थान है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। सर्वाधिक प्रदूषित देश की बात करें दोस्तों तो सर्वाधिक प्रदूषित देश बांग्लादेश है, दूसरे स्थान पे पाकिस्तान और तीसरे स्थान पे भारत आता है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत का इस सूचकांक में कौन सा स्थान है? तो भारत का इसमें 126वां स्थान है। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 की बात करें, इसमें शीर्ष स्थान पे कौन सा देश है? तो शीर्ष स्थान पे फिनलैंड है। इसे ध्यान रखिएगा, इसे याद भी रखिएगा। फिनलैंड वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में शीर्ष स्थान पे है। भारत की बात करें तो भारत 126 यानी 126वें स्थान पे है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में यहाँ पे यूनिकॉर्न के मामले में तीसरा स्थान है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें विश्व में सर्वाधिक यूनिकॉर्न वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक यूनिकॉर्न वाला देश यूएसए है। वहीं दूसरे स्थान पे कौन सा आता है? तो दूसरे स्थान पे चीन आता है, ध्यान रखिएगा। और भारत तीसरे स्थान पे आता है यूनिकॉर्न के मामले में। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं। पहला कथन है, यह सूचकांक यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया गया। तो बिल्कुल सही है। इस सूचकांक में भारत का स्थान 42वां है, तो ये भी कथन सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। कथन 1 व 2 दोनों सही हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक की बात करें दोस्तों, तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में शीर्ष देश की बात करें तो शीर्ष देश अमेरिका है। ठीक है, यूएसए शीर्ष देश पे है और भारत जो है 42वें स्थान पे है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सिप्री आर्म्स ट्रांसफ़र रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व का शीर्ष हथियार निर्यातक देश कौन सा है? तो शीर्ष हथियार निर्यातक देश यूएसए है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका है। अमेरिका विश्व में सर्वाधिक हथियार निर्यात करता है। वहीं बात करें दोस्तों शीर्ष आयातक देश की, आयातकर्ता देश की बात करें दोस्तों, ठीक है, शीर्ष आयातकर्ता देश कौन सा है? तो यह भारत है। इसे भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पूछा जा रहा है प्रश्न में शीर्ष निर्यातक देश कौन सा है? तो यह है यूएसए। चलिए अगला देखते हैं। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। तो बिल्कुल सही है। और वर्ष 2003 नहीं होगा, यहाँ 2023 होगा। ठीक है, वर्ष 2023 में इस सूचकांक में भारत को 50वें स्थान पर रखा गया है। तो ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि वर्ष 2023 में भारत को 93वें स्थान पर रखा गया है, 93वें स्थान पे, न कि 50वें स्थान पे भारत 2022 में था। ठीक है, तो इसलिए दूसरा कथन इसका गलत हो जाएगा। प्रश्न में पूछा जा रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। केवल कथन 1 सही है। यहाँ ध्यान रखिएगा दोस्तों, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में भारत जो है 93वें स्थान पे है और यह रिपोर्ट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार सर्वाधिक ट्रैफिक वाला भारतीय शहर कौन सा है? तो यह बेंगलुरु है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत को 41वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में शीर्ष देश की बात करें दोस्तों, शीर्ष देश नॉर्वे है। इससे याद रखिएगा, शीर्ष देश पे नॉर्वे है। भारत की बात करें तो भारत 41वें स्थान पे है।
लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स यह विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक ट्रैफिक वाला शहर कौन सा है? तो दुनिया का सर्वाधिक ट्रैफिक वाला शहर लंदन है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स में भारत को 11वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, रुद्रम 2 या फिर रुद्रम द्वितीय मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा किया गया है? तो इस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण DRDO के द्वारा किया गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। रुद्रम 2 मिसाइल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ सही कथन बताना है। आइए देखते हैं, रुद्रम 2 मिसाइल का परीक्षण ओडिशा के तट पर किया गया है। तो यह बिल्कुल सही है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए इसके और ऑप्शनों को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, यह मिसाइल सतह से हवा में नहीं, यह मिसाइल हवा से सतह पर मार करने वाली है। ठीक है, कहाँ से? हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, इसलिए ये कथन गलत है। और यह मिसाइल स्वदेशी एवं विदेशी रूप से विकसित है। तो ये केवल पूर्णतः स्वदेशी रूप से, रुद्रम 2 मिसाइल पूर्णतः स्वदेशी रूप से विकसित ठोस ईंधन से चलने वाली वायु प्रक्षेपित मिसाइल है, न कि विदेशी से। ठीक है, इसलिए ये दूसरा कथन इसका गलत दिया गया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, सनोफी पास्चर द्वारा विकसित दूसरी डेंगू वैक्सीन जिसने WHO द्वारा प्री क्वालिफिकेशन प्राप्त की है, निम्न में से कौन सी वह वैक्सीन है? तो यह वैक्सीन TAK-003 क्यूडेंगा है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीक की मदद से बनाए गए एक तरल रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो यह परीक्षण इसरो ने किया है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। वेस्ट नाइल बुखार की पहली पहचान निम्नलिखित में से किस देश में की गई थी? तो वेस्ट नाइल बुखार की पहचान युगांडा में पहली बार की गई थी। भारत का प्रथम स्वदेशी मानव रहित बम वर्षक विमान निम्न में से कौन सा है? तो यह FWD-200B है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, FWD-200 विमान 200B यह भारत का पहला मानव रहित बम वर्षक विमान है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, चोंग-E6 अन्वेषण मिशन निम्नलिखित में से किस प्रक्षेपण केंद्र से विकसित किया गया? तो यह चीन के वेनचोंग प्रक्षेपण केंद्र से। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, वर्ष 2030 तक। रॉकेट इंजनों में प्रयोग लाने हेतु हल्के कार्बन नोजल का विकास निम्न में से किस संगठन द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है इसरो के द्वारा। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इग्ला एस एयर डिफेंस सिस्टम जो कि एक कम दूरी की मिसाइल है, निम्न में से किस देश द्वारा विकसित वायु रक्षा प्रणाली है? तो यह नाइजीरिया, यह जो है रूस के द्वारा विकसित है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा देश मेनिनजाइटिस के विरुद्ध मेन 5 CB वैक्सीन बनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो यह नाइजीरिया बना है। इसका सही जवाब ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, भारत के किस IIT ने नैनो सेंसर मशीन का विकास किया है जो कि साइटोकाइन्स का शीघ्र ही पता लगाने में सहायक है? तो यह किया है IIT मद्रास ने। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। पीजो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट्स करने वाला देश का प्रथम अस्पताल निम्न में से कौन सा है? तो यह अस्पताल पुणे का कमांड हॉस्पिटल है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। सब मीटर रिजोल्यूशन उपग्रह यानी TSAT-1A लॉन्च करने वाली भारत की पहली निजी कंपनी निम्न में से कौन सी है? तो भारत की पहली निजी कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, TSAT-1A यह भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। ठीक है, जो किसके द्वारा प्रक्षेपित की जा रही है? तो यह टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा इस उपग्रह को लॉन्च किया जा रहा है और जो कि यह भारत की पहली निजी कंपनी है। ठीक है, अगला देखते हैं, CAR
टी सेल थेरेपी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं। यह थेरेपी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे और टाटा मेमोरियल सेंटर के समन्वय से विकसित की गई थी। तो क्या यह कथन सही है? तो यह कथन बिल्कुल सही है। इसका इसका पहला कथन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। यह भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित CAR टी सेल थेरेपी है। तो ये भी कथन सही है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। कथन 1 व 2 दोनों सत्य हैं। हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया रिज्यूएबल लॉन्च व्हीकल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह व्हीकल पुष्पक है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वदेशी युद्धपोत भारतीय नौसेना द्वारा कोलकाता से लॉन्च किया गया है? तो यह युद्धपोत INS अग्रेव और INS अक्षय है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पहला निजी स्पेस क्राफ्ट चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया है? तो यह किया है ODCS किया है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। TOI 715 यानी TOI 715B के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं। TOI 715B ग्रह की खोज नासा द्वारा की गई है। तो यह बिल्कुल सही है। इस ग्रह पर रहने योग्य क्षेत्र है। तो यह भी कथन सही है। यह ग्रह प्रॉक्सिमा सेंटोरी तारे की परिक्रमा करता है। तो यह कथन गलत हो जाएगा। यह ग्रह प्रॉक्सिमा सेंटोरी तारे की परिक्रमा नहीं करती है। ठीक है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। कथन 1 व 2 कथन 1 व 2 हाँ, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों सही है। तीसरा इसका कथन गलत दिया गया है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। खेल यानी स्पोर्ट्स से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। इस मैगजीन में स्पोर्ट्स से संबंधित 2 टॉपिक कवर किए गए हैं। पहले टॉपिक के अंतर्गत IPL से संबंधित प्रश्न कवर किया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग उसी को देखते हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न इसमें दिया गया है। हाल ही में संपन्न हुई इंडियन प्रीमियम लीग यानी IPL की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो IPL की शुरुआत वर्ष 2008 में हुई थी। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। इंडियन प्रीमियम लीग 2024 यानी IPL 2024 लीग का कौन सा संस्करण था? तो यह लीग का 17वां संस्करण था। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। IPL 2024 में कुल कितनी टीमों ने प्रतिभाग किया था? तो इसमें कुल 10 टीमों ने प्रतिभाग यानी 10 टीम IPL 2024 में शामिल हुए थे। ठीक है। IPL 2024 में प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे प्रदान किया गया? तो प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात करें दोस्तों तो सुनील नरेन को प्रदान किया गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। IPL 2024 में विराट कोहली को मिला ऑरेंज कैप किस कार्य हेतु प्रदान किया गया है? तो ऑरेंज कैप सर्वाधिक रन बनाने हेतु। ठीक है। तो IPL 2024 में सर्वाधिक रन बनाने के लिए विराट कोहली को ऑरेंज कैप प्रदान किया गया है। IPL 2024 का पर्पल कैप किसे प्रदान किया गया और क्यों प्रदान किया गया है? तो देखिए, पर्पल कैप हर्षल पटेल को प्रदान किया गया है। और क्यों प्रदान किया गया है? तो इन्हें सर्वाधिक विकेट लेने हेतु प्रदान किया गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। IPL 2024 का फाइनल मुकाबला किस किस के मध्य हुआ है? तो देखिए, फाइनल मुकाबला KKR और SRH के मध्य यानी KKR कोलकाता नाइट राइडर्स और SRH यानी सनराइजर्स हैदराबाद के मध्य फाइनल मुकाबला हुआ है। ठीक है। और IPL 2024 की विजेता टीम कौन सी रही है? तो देखिए, विजेता टीम KKR रही है यानी कोलकाता नाइट राइडर्स रही है। ठीक है, ये विजेता टीम है। उप विजेता टीम की बात करें दोस्तों तो उप विजेता SRH यानी सनराइजर्स हैदराबाद है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। IPL 2024 फाइनल 26 मई को किस शहर में खेला गया? तो IPL 2024 का फाइनल मैच 26 मई को किस शहर में खेला गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया था। IPL 2024 की उप विजेता टीम SRH के कप्तान थे। SRH यानी सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान कौन थे? तो देखिए, इसके कप्तान पैट कमिंग्स थे। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। और बात करें दोस्तों, देखिए IPL 2024 की उप विजेता की बात किया जा रहा है। उप विजेता टीम सनराइजर्स हैदराबाद थी जिसके कप्तान पैट कमिंस थे। ठीक है। वहीं विजेता टीम की बात करें दोस्तों तो इसके विजेता टीम IPL 2024 की विजेता टीम कोलकाता नाइट राइडर्स थी जिसके कप्तान कौन थे? तो जिसके कप्तान श्रेयस अय्यर थे। याद रखिएगा, कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान
श्रेयस अय्यर थे, इससे भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। IPL 2024 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन थे? तो सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क थे। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग स्पोर्ट के पार्ट 2 को कवर करते हैं। ठीक है, जो कि ये इस मैगजीन का अंतिम टॉपिक है, लास्ट टॉपिक अब हम लोग कवर करेंगे इस मैगजीन का। चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, 14 से 28 जनवरी 2024 के मध्य ऑस्ट्रेलिया ओपन के किस संस्करण का आयोजन हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन के 112वें संस्करण का आयोजन हुआ है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में पुरुष एकल का उप विजेता कौन रहा है? यहाँ उप विजेता की बात किया जा रहा है, न कि विजेता की, तो ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 के पुरुष एकल का उप विजेता डेनियल मेदवेदेव हैं। ठीक है, जो कि रूस के खिलाड़ी हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अब बात करें दोस्तों विजेता की, तो देखिए पुरुष एकल विजेता ऑस्ट्रेलिया ओपन के कौन हैं? तो जनिक सिनर हैं। जनिक सिनर ये इटली के खिलाड़ी हैं। ठीक है, ये विजेता टीम है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष युगल का बात किया जा रहा है यहाँ, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन। रोहन बोपन्ना दोस्तों ये भारत के खिलाड़ी हैं। ठीक है, भारत के हैं, और मैथ्यू एबडेन ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है, इसे याद रखिएगा। और बात करें दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 पुरुष युगल की, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि रोहन बोपन्ना भारत से हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। जब भी ऑस्ट्रेलिया ओपन से प्रश्न पूछा जाएगा, ज़्यादातर संभावना है कि युगल से, पुरुष युगल से ही पूछा जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है। तो आपका सही जवाब होना चाहिए रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन का। ठीक है, मैथ्यू एबडेन याद रखिए ये ऑस्ट्रेलिया के हैं और रोहन बोपन्ना भारत के हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में महिला एकल खिताब विजेता एरिना सबालेका का संबंध किस देश से है? तो एरिना सबालेका का संबंध जो है ये बेलारूस से है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यह याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में महिला एकल का विजेता जो है एरिना सबालेका है। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2024 की फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है। कार्लोस अल्कराज दोस्तों ये स्पेन के हैं। ठीक है, वहीं उप विजेता की बात करें तो ये अलेक्जेंडर जेवेरेव हैं। अलेक्जेंडर जेवेरेव ये जर्मनी के खिलाड़ी हैं। ठीक है, जो फ्रेंच ओपन के उप विजेता खिलाड़ी हैं। चलिए वर्ष 2024 में फ्रेंच ओपन टेनिस महिला उप विजेता का क्या नाम है? तो महिला उप विजेता का नाम जैस्मिन बाओलिनी है। जैस्मिन बाओलिनी ये इटली के हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फ्रेंच ओपन टेनिस महिला उप विजेता जैस्मिन बाओलिनी हैं। वहीं विजेता की बात करें दोस्तों, तो विजेता कौन है? तो ये हैं ईगा स्विटेक। ईगा स्विटेक ये विजेता टेनिस महिला एकल की विजेता खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो ईगा स्विटेक कहाँ की हैं? पोलैंड की हैं, इससे भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता को किस प्रकार की सतह पर खेला गया? तो फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता ये लाल मिट्टी की सतह पर खेला गया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात करें दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला गया है। ठीक है, 123वें टेनिस ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसे गैरोस प्रतियोगिता के नाम से जाना जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का शुभारंभ किस शहर में शुभारंभ है किस शहर में हुआ? तो इसका शुभारंभ चेन्नई में हुआ है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। छठे खेलो इंडिया गेम्स में किस नए खेल का प्रदर्शन खेल के रूप में चुना गया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, सिलंबम। ठीक है, तो इसी प्रश्न के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। और साथ ही में दोस्तों इस टॉपिक के साथ साथ हम लोग इस मैगजीन के टॉपिक फर्स्ट से लेकर लास्ट तक हम लोग इस मैगजीन को कवर कर लिए। इसमें लगभग 300 से ज़्यादा प्रश्न दिए गए थे, जिन्हें हम लोग कंप्लीट देख लिए। तो दोस्तों आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा? आप सभी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही में वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। यदि चैनल पर नए हो तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।